तो वापस देखो, एक होता है आपका कोहेसिव फोर्स और एक होता है आपका एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव का मतलब है, कोहेसिव का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि आपके दोनों एटम सेम मटेरियल के, मतलब मान लो ये भी एल्यूमिनियम का, ये भी एल्यूमिनियम का, तो अगर आपके मटेरियल मान लो कि सेम मटेरियल के दोनों, ये भी एल्यूमिनियम का, ये भी एल्यूमिनियम का, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है कोहेसिव। लेकिन मान लो कि आपका एक एटम है वो एल्यूमिनियम है, एक एटम है मान लो वो आयरन है, तो ये कौन सा होता है? एडहेसिव। तो एडहेसिव का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग मटेरियल के बीच में क्या फोर्स लग रहा है। कोहेसिव का मतलब क्या है? दो सेम मटेरियल के बीच में क्या फोर्स लग रहा है ना। तो कोहेसिव का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ए और ए के बीच में क्या फोर्स है, पर एडहेसिव का मतलब क्या है? ए और बी के बीच में क्या फोर्स है ना। तो कोहेसिव होते हैं और एडहेसिव फोर्स होते हैं। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनना, एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कांटेक्ट एंगल। तो पहले आप समझना कि ये कांटेक्ट एंगल होता क्या है। तुम समझना, देखो पहले आप समझना कि कांटेक्ट एंगल होता क्या है ना। तो सपोज करो कि ये आपके पास कोई सरफेस है और ये सरफेस के एटम्स है, मतलब ये कोई सरफेस है और आपके सरफेस के एटम से वो काले काले हैं। और मान लो कि आपके यहां पे ऊपर एक ड्रॉप है और इस ड्रॉप के अंदर ब्लू ब्लू एटम्स है, और मैं तुम्हें बोलूं कि ब्लू और ब्लू एटम के बीच का जो फोर्स है वो ब्लू और काले से ज्यादा है। मैं तुम्हें क्या बोलूं कि दो ब्लू एटम्स के बीच का जो फोर्स है वो ब्लू और काले से ज्यादा है। इसका मतलब कोहेसिव फोर्स जो है वो एडहेसिव से स्ट्रॉन्गर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ ना कि जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव का मतलब क्या है? कोहेसिव का मतलब यह है कि इन दो एटम्स के बीच में जो फोर्स है, मतलब दो ब्लू एटम्स के बीच में, मतलब ये ड्रॉप जिन एटम से बना है उन एटम के बीच का जो फोर्स है वो ड्रॉप के एटम और सरफेस के एटम से ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि जब ये ड्रॉप इस सरफेस पे गिरेगी तो आपकी ये ड्रॉप अलग होगी नहीं, वो इसी तरीके से यहां बैठ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके एटम्स के बीच का जो फोर्स है, मतलब आपकी ड्रॉप जिन एटम्स की बनी है उनके बीच का जो फोर्स है वो इतना ज्यादा है कि वो ड्रॉप को टूटने ही देगा। आपकी ड्रॉप इसी तरीके से इस सरफेस के ऊपर आके लैंड हो जाएगी, है ना। तो यहां पे जो आपका कांटेक्ट एंगल होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखना, वो ये होगा थीटा। और थीटा विल बी ग्रेटर देन 90। तो थीटा ग्रेटर देन 90 का मतलब क्या है कि कोहेसिव फोर्सेस जो है वो एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इस ड्रॉप के अंदर के जो एटम्स हैं उनके बीच का फोर्स इतना ज्यादा है कि नीचे जो सरफेस है वो इसको अलग कर ही नहीं पाया, तो ड्रॉप आपकी इस तरीके से ऊपर लैंड करेगी। अब अपन एक बार दूसरा केस डिस्कस करते हैं। तो अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस मान लो यह है, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस मान लो यह है कि इस सरफेस और ड्रॉप के बीच के जो एटम्स है, मान लो सरफेस और ड्रॉप के बीच का जो एटम्स है वो एटम और एटम से ज्यादा है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जो एडहेसिव फोर्स है मान लो कि वो कोहेसिव से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो काले वाले एटम जो फोर्स लगाएंगे ब्लू वाले पे, तो काला और ब्लू का जो फोर्स है वो ब्लू ब्लू से ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जब आपकी ड्रॉप, तो ये आपकी ड्रॉप है, ड्रॉप आपकी एटम से बनी है, लेकिन दिक्कत क्या है? अब इन दो एटम के बीच का फोर्स कम है और एटम और इस ब्लैक वाले के बीच का फोर्स ज्यादा है, तो ये ड्रॉप आके इस तरीके से फैल जाएगी, इस तरीके से, है ना। तो यहां पे आपका कांटेक्ट एंगल क्या होगा? यहां पे आपका कांटेक्ट एंगल ऐसे बनाएंगे, ये आपका थीटा है। तो यहां पे आपका थीटा क्या है? लेस देन 90। तो कोई तुम्हें पूछे कि कांटेक्ट एंगल अगर 90 से कम है तो बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गर है? एडहेसिव स्ट्रॉन्गर है, कोहेसिव वीकर है। और कांटेक्ट एंगल अगर 90 से ज्यादा है तो कोहेसिव स्ट्रॉन्गर है, एडहेसिव वीकर है। मतलब अगर आपका कांटेक्ट एंगल 90 से ज्यादा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी ड्रॉप फैल ही नहीं पाई। क्यों फैल नहीं पाई? क्योंकि ड्रॉप के अंदर के जो दो एटम्स है उनके बीच का फोर्स इतना ज्यादा है कि आपकी ड्रॉप को अलग होने ही दिया। लेकिन दूसरे केस में क्या है कि नीचे वाले एटम ड्रॉप के एटम पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो नीचे वाले एटम्स ने क्या किया
इस ड्रॉप को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और आपकी ड्रॉप आके फैल गई इस तरीके से। तो लिखो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं गर्वित, ये जो जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सरफेस टेंशन के कारण हो रहा है। यहां पे हाइट और ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हम। तो स्पेस में भी जाएगा ना, वैक्यूम में, तो भी वहां पे तेरा सरफेस टेंशन होगा। कोई डाउट है इन दोनों में तो पूछो। सर हाँ पूछो मेघना, क्या डाउट है बेटा? तो ये एंगल कैसे मतलब पता चलेगा, मतलब यार, किसके रिस्पेक्ट से? हाँ मतलब कैसे पता पड़ेगा, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, क्वेश्चन वापस पूछना। सर आपने एंगल कैसे निकाला? अच्छा, मैंने एंगल कैसे निकाला, देख अब एक बार ये लिख ले, मैं अगली स्लाइड में एंगल कैसे निकाला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार लिख ले इसको, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एंगल कैसे निकाला। ये लिख लिया तुम्हें कोहेसिव, अश्विता तहसीन, कोहेसिव एडेसिव में डाउट तो नहीं है रानू? कोहेसिव का मतलब है सेम एटम के बीच का फोर्स, एडेसिव का मतलब है दूसरे कोई और दो अलग अलग मेटेरियल उनके बीच का फोर्स। तो अगर आपका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब आपके एटम्स एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाएंगे, तो जैसे ड्रॉप है वैसे की वैसे आ जाएगी। लेकिन अगर आपको मान लो एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है, कोहेसिव वीकर है, तो आपकी जो ड्रॉप है वो इस तरीके से आके फैल जाएगी। तो देखो मैं इसका एक एग्जांपल वाला फोटो भी लाया हूं, ये लिख लो यार जल्दी थोड़ा सा। तो देखो ये एक फोटो देखो, तुम्हें दिख रहा है, मैं एक पिक्चर लाया हूं यहाँ पे देखो। तो पहले अब ये देख लो, देखो तुम लोगों ने अभी देखा है सर्दियों में ऐसे ओस जम जाती है, तो पत्तियों के ऊपर ऐसे पानी की बूंद पड़ी रहती है। तो पत्तियों के ऊपर पानी की बूंद है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पानी की बूंद फैली नहीं। इसका मतलब यहां पे आपका थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 है। इस तरीके से आपका जो थीटा है वो क्या है? ग्रेटर देन 90 है ना? और दूसरा केस देखना, देखो यहाँ पे पहला केस तो वही है, देखो आपकी ये बूंद है ये इस तरीके से, लेकिन दूसरे केस में आप देखो तो आपकी जो बूंद है वो ऐसे फैल गई है। ध्यान से देखो, आपकी बूंद जो है वो इस तरीके से फैली हुई है। तो ये आपका देखो, दो मैं ऐसी फोटो लाया हूं नेट से दिखाने के लिए कि आपका इस तरीके से कॉन्टेक्ट एंगल होता है ना? तो आप कॉन्टेक्ट एंगल बनाते कैसे? अब तुम समझना कॉन्टेक्ट एंगल बनाते कैसे। देखो सपोज करो कि ये आपका सरफेस है, और मान लो कि आपकी कोई ड्रॉप इस तरीके से है, तो कांटेक्ट एंगल कैसे बनाएंगे अब ध्यान से देखना। तो जिस पॉइंट पे आपका लिक्विड टच कर रहा है वहां से टेंजेंट बना दो इस लिक्विड ड्रॉप के। टेंजेंट मतलब कैसा होगा? इसी को बोलते टेंजेंट, ये होगा टेंजेंट। और एंगल कौन सा देखना है? इस टेंजेंट और बीच अंदर वाला एंगल। अंदर मतलब अंदर जो लिक्विड है उसके बीच में और टेंजेंट के बीच वाला एंगल। तो यहां पे आपका थीटा विल बी मोर देन 90। और दूसरे केस में आप कॉन्टेक्ट एंगल कैसे बनाओगे? देखो ये आपका सरफेस है, और मान लो कि ये आपका ड्रॉप है। आपका ड्रॉप मान लो इस तरीके से। तो अब आप टेंजेंट कैसे बनाओगे? देखो अब आप टेंजेंट कैसे बनाओगे? जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वहां से टेंजेंट खींचो, और कौन सा एंगल? अंदर, मतलब ये जो अंदर वाला लिक्विड है इसके नीचे वाला बेस, और ये वाला थीटा। तो यहां पे आपका थीटा लेस देन 90 है। ठीक है? और ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई लिख लो कि व्हेन द लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड, द एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कांटेक्ट एंगल। वो कौन सा एंगल होता है? कांटेक्ट एंगल होता है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। अश्विता कोई डाउट है? गर्वित कोई डाउट है? रानू कोई डाउट है तो पूछो। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं? कॉन्टेक्ट एंगल। देखो अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इन दोनों केस में किस केस में आपका जो मटेरियल है वो गीला हो जाएगा? गीला हो जाने का मतलब है, देखो अगर आपकी जो ड्रॉप है वो इस तरीके से ड्रॉप बन के ही बैठी हुई है, तो इस ड्रॉप ने तो मटेरियल को गीला किया ही नहीं। लेकिन दूसरे केस में आपकी ड्रॉप फैल गई, तो यहां पे आपका जो मटेरियल है वो गीला हो जाएगा। तो अगर थीटा आपका लेस देन 90 होता है तो वेटेबिलिटी इज मोर। वेटेबिलिटी का मतलब है कितना गीला कर सकता है। वेटेबिलिटी इज मोर। अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वेटेबिलिटी इज लेस। वेटेबिलिटी इज लेस। वेटेबिलिटी का मतलब है कि ये बूंद आपकी बूंद बन के ही पड़ी है ऊपर, इसको थोड़ा सा भी पुश करोगे तो ये गिर जाएगी नीचे,
बिल्कुल भी गीला नहीं होगा आपका मटेरियल, लेकिन यहां पे आपका मटेरियल गीला हो जाएगा। तो थीटा अगर लेस देन 90 है तो वेटेबिलिटी इज मोर, थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वेटेबिलिटी इज लेस। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूं कि जैसे ये आप हो, है ना, और मान लो कि बारिश हो रही है। क्या हो रही है? मान लो कि बारिश हो रही है। ठीक है, आपके हाथ नहीं, हाथ तो है, तुम्हारे हाथ नहीं बनाए मैंने। मान लो कि ये आप हो और आपने बारिश के टाइम पे रेनकोट पहना हुआ है। क्या पहना हुआ है आपने? रेनकोट पहना हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि रेनकोट के ऊपर का जो सरफेस होगा, आप मुझे बताओ कि सरफेस पे थीटा ग्रेटर देन 90 होना चाहिए कि थीटा लेस देन 90 होना चाहिए? आप मुझे बताओ क्या होगा। क्या होता है रेनकोट के ऊपर ग्रेटर। जब पानी की बूंदें गिरती है, तो क्या वो पानी की बूंद रेनकोट के अंदर घुस जाती है कि ऊपर ही जमी रहती है और झटकते हो तो नीचे गिर जाती है? आप बताओ क्या होगा। ग्रेटर। ग्रेटर देन 90। तो याद रखना, जब भी वाटर प्रूफिंग, जैसे अपनी होता है ना बारिश के टाइम पे कई लोग छत पे वाटर प्रूफिंग कराते हैं कि ताकि पानी अंदर नहीं आ पाए, तो वाटर प्रूफिंग की बात करते क्या है हम, ऐसे मटेरियल से कवर करते हैं जिसका थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 हो। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्ट एंगल के एप्लीकेशंस है। किसी को कॉन्टेक्ट एंगल में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैपिलरी एक्शन। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैपिलरी एक्शन। तो देखो तुम सब यहां पे ध्यान से देखो, मैं एक वीडियो लेके आया हूं तुम्हें समझाने के लिए। देखो तुम कभी भी किसी स्ट्रॉ को किसी लिक्विड में डालो, देखो यहां पे नीचे क्या हो रहा है, आपका थोड़ा बहुत लिक्विड देखो ऊपर चढ़ रहा है। तो अगर तुम किसी भी पतले ट्यूब को, जिसे स्ट्रॉ आता है ना, अगर आप स्ट्रॉ को किसी फ्लूइड में इमर्स करो, जैसे तुम कभी नारियल पानी पियो या कभी फ्रूटी वगैरह भी पियो, तो तुम ध्यान से देखना, इस पाइप को जब आप स्ट्रॉ को बाहर निकालते हो ना, तो भी इसमें थोड़ा बहुत लिक्विड रह जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है। इसको बोलते हैं हम कैपिलरी एक्शन। तो हमारा अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि ये हाइट कितनी होगी, मुझे ये निकालना है। तो होता क्या है, अब ये हुआ क्यों तुम वो समझना। तो देखो, सपोज करो कि ये आपका स्ट्रॉ है और आपने स्ट्रॉ को मान लो किसी फ्लूइड में इमर्स किया। क्या किया? आपने स्ट्रॉ को किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स किया। तो होता क्या है, आपका जो स्ट्रॉ है ना, वो अगर इस फ्लूइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि थीटा लेस देन 90, तो होता क्या है कि आपका थोड़ा बहुत फ्लूइड क्या कर जाता है, ऐसे ऊपर चढ़ जाता है, और ऊपर आपका मेनिस्कस ऐसा होता है, इस तरीके से। क्या होता है, आपका मेनिस्कस ऐसा होता है, और ये जो आपका एंगल है ना, ये होता है आपका थीटा, और थीटा विल बी लेस देन 90। और याद है थीटा लेस देन 90 में क्या हो रहा था, भूल तो नहीं गए? थीटा लेस देन 90 में एडहेसिव कोहेसिव से स्ट्रांग था। तो मतलब आपका जो सरफेस है वो लिक्विड को अपनी तरफ बुलाएगा, खींचेगा। तो इस कारण क्या हुआ, आपका जो लिक्विड है वो थोड़ा बहुत क्या कर जाता है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि ये हाइट होगी कितनी। इसको कई लोग एसेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, कई लोग इसको बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला, कई लोग इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। कई लोग इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज का मतलब है कि आपका जो फ्लूइड है वो कैपिलरी में कितना ऊपर की तरफ चढ़ेगा। इसको बोलते हैं, पतले ट्यूब को बोलते हैं कैपिलरी। तो आपका जो ट्यूब, आपका जो फ्लूइड है वो कैपिलरी में कितना ऊपर चढ़ेगा, वो होता है आपका एच, है ना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसका डेरिवेशन है ना। तो अब तुम एक काम करना, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैपिलरी राइज। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कैपिलरी राइज। और क्या करो, देखो अपनी कॉपी में एक ऐसा पाइप बनाओ इस तरीके से, ठीक है। और मान लो कि आपका जो फ्लूइड था वो ऊपर चढ़ गया, और मान लो कि आपका जो फ्लूइड था वो इस तरीके से ऊपर चढ़ गया, और यहां पे इस तरीके से फ्लूइड है, इस तरीके से आपका फ्लूइड है, ठीक है। और मान लो कि इस पाइप का जो रेडियस है वो आपको आर दे रखा है, और एस आपको दे रखा है सरफेस टेंशन। एस क्या दे रखा है आपको, सरफेस टेंशन दे रखा है। और मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी कि भैया ये हाइट कितनी होगी।
तो देखो कैसे निकालेंगे। तहसीन, आपने शायद ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है, तो बेटा देख, किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। तो फोर्स कितना होता है, एस इंटू एल। अब तुम ध्यान से देखो, सरफेस टेंशन का फोर्स कहां लगेगा, इस पूरी सरकमफ्रेंस पे लगेगा। तो आपका फोर्स लगेगा कितना, एस इंटू, और रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। और आपका कॉन्टेक्ट एंगल कितना है, अभी मैंने बताया, देखो ये आपका कॉन्टेक्ट एंगल होगा थीटा। तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो आपका फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। आपका इधर भी फोर्स कैसे लगेगा, आपका फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। और आपका ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, थीटा, क्योंकि आपका कॉन्टेक्ट एंगल कौन सा एंगल होगा, ये वाला। तो आप खुद मुझे बताओ, आपका फोर्स है एस इंटू 2 पाई आर, तो आपका फोर्स लग रहा है ऐसे, और ये एंगल है थीटा। तो अगर तुम भूल नहीं गए हो तो याद है मैंने तुम्हें पढ़ाया था, थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या होता है, एफ साइन थीटा। न्यूटन्स लॉ भूल गए, अगर फोर्स है तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या होता है, एफ साइन थीटा। और अब तुम सब ध्यान से समझना, सब ध्यान से समझना। अब खुद मुझे बताओ कि यहां पे ये लिक्विड ऊपर क्यों चढ़ा, सरफेस टेंशन के कारण। तो आपका जो लिक्विड है उसका वजन कौन झेल रहा है, सरफेस टेंशन, है ना। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि एक बैग यहां नीचे पड़ा हुआ है, और इस बैग का मास है एम, और एक अंकल आए, और इन अंकल ने क्या किया, इस बैग को अपने हाथ से ऊपर खींचा। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ अंकल ने कितना फोर्स लगाया, तो आप क्या बोलोगे, सर एफ इक्वल टू एम जी लगाया। क्योंकि अंकल ने अगर बैग को ऊपर खींचा तो अंकल उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना ग्रेविटी लगा रही है, तभी अंकल ऊपर खींच सकते हैं, है ना। आप खुद मुझे बताओ कि ये एक बैग है, और ये जो बैग है ये एक अंकल के हाथ में, ये किसके हाथ में, एक अंकल के हाथ में। तो अंकल कितना फोर्स लगा रहे, एफ, और वो एफ किसके बराबर होगा, एमजी के बराबर होगा। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे फ्लूइड ऊपर क्यों चढ़ा, क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स था। तो वो सरफेस टेंशन का फोर्स किसके बराबर होगा, एमजी के बराबर होगा। तो आपका जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, एफ कॉस थीटा, वो किसके बराबर होगा, एमजी के। एक बार लिख लो, फिर मैं तुम्हारे डाउट्स लूंगा। गर्वित ऊपर खींचा मतलब चल नहीं रहा है। जैसे मान ले कि गर्वित तेरे हाथ में कोई एम मास का बैग है, जैसे मान ले कि तेरे हाथ में कोई एम मास का बैग है, तो मैं तुझसे पूछूं कि बता तूने इस मास पे कितना फोर्स लगा रखा है। तो तेरे हाथ में बैग है ना, तेरे हाथ में क्या है, बैग। तो इस बैग का एफबीडी बना, तो नीचे क्या आएगा, एमजी, ऊपर क्या आएगा, एफ। तो तूने इस पे कितना फोर्स लगा रखा है, एमजी लगा रखा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये लिक्विड ऊपर चढ़ा क्यों, क्योंकि सरफेस टेंशन ने ऊपर खींचा। तो जितना फोर्स ऊपर होगा उतना ही फोर्स नीचे होगा। तो एफ की जगह क्या आएगा, एस इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा। और मास अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। 9वीं क्लास के बच्चों को भी पता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो एस इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आप मुझे बताओ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, आप मुझे बताओ कि ये एक सिलेंडर है जिसकी हाइट है h, जिसका रेडियस है r, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। तो पाई से पाई गया, r से r गया, तो आपका h किसके बराबर आया, 2s कॉस थीटा अपॉन r रो जी। लिख लो अपनी कॉपी में, ये है आपका एसेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो वापस सब ध्यान से सुनना। आप जैसे ही किसी स्ट्रॉ को किसी फ्लूइड में डालते हो तो थोड़ा बहुत फ्लूइड ऊपर चढ़ जाता है। क्यों चढ़ता है, क्योंकि आपका स्ट्रॉ इस फ्लूइड को अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब आपका थीटा विल बी लेस देन 90, क्योंकि एडहेसिव स्ट्रेंगर है, कोहेसिव वीकर है, ठीक है। तो ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, एस इंटू 2 पाई आर। तो आपका फोर्स तो लगा ऐसे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स होगा, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एमजी के। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो लिख लो अपनी कॉपी में। गर्वित बेटा एक बार वो ऊपर खींचेगा फिर रुक जाएगा, लिखो इसको। और अब इसमें कोई डाउट है, तहसीन कोई डाउट है, मेघना कोई डाउट है, गार्गी कोई डाउट है तो पूछो यार, प्लीज पूछो। कोई भी डाउट है इस फॉर्मूले में तो तुम पूछ सकते हो।
प्लीज यार, डाउट तो देखो पक्का है, तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा लेकिन तुम्हें डाउट होगा इसमें। रानू, कोई डाउट है तो पूछ यार, प्लीज यार। सर फोर्स एडहेसिव फोर्स है ना इसमें? क्या क्या, मुझे आवाज नहीं आ रही, वापस बोलना। फोर्स एडहेसिव फोर्स है ना? हाँ मतलब देख, है तो दोनों है, मतलब कोहेसिव भी होगा एडेसिव भी होगा। क्योंकि कोहेसिव किसके बीच में होगा? लिक्विड लिक्विड के बीच में। एडेसिव किसके बीच में होगा? स्ट्रॉ और लिक्विड के बीच में। लेकिन यहाँ पे एडेसिव कोहेसिव से स्ट्रॉन्गर है, तभी तेरा फ्लूइड ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखो, अब मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को समझाऊंगा। तो कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो कैपिलरी राइज में। तो थीटा भी तो 0 हो सकता है ना? हाँ थीटा 0 हो सकता है ना, तो वो तो थीटा पे डिपेंड करेगा ना, हाइट कि थीटा कितना है। तो थीटा 0 है तो कॉस 0 1, तो उस वक्त तो तेरा हाइट मैक्सिमम हो जाएगा। और थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 0, तब तेरी हाइट मीन 0 हो जाएगी। होता है ना, ओके थीटा सर। 0 होता है। ठीक है, कोई डाउट है इस डेरिवेशन में तो पूछ लो। इस डेरिवेशन को पूरी लिख लेना यार अपनी कॉपी में, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब मैं तुम्हें इस डेरिवेशन को देखो समझाता हूं। इतने लिख लिया क्या? गार्गी लिख लिया इसको पूरा? गर्वित गगन लिख लिया इसको? देखो, अरे तुम लिख लेना, बाद में मैं भेज रहा हूं तुम्हें ना, तुम थोड़ी धीरे धीरे लिखते हो। तो एच का फॉर्मूला कितना है? देखो, 2s कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। देखो आप खुद बताओ, अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो डेफिनेटली हाइट ज्यादा होगी, क्योंकि अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर आपका कॉस की वैल्यू 1 हो जाती है तो हाइट ज्यादा हो जाएगी, है ना? तो ये दोनों तो फैक्टर दिख रहे हैं यहां पे। अब लेकिन ध्यान से देखना, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जितना ज्यादा आपका रेडियस होगा उतनी कम आपकी हाइट होगी। देखो जैसे यहां पे समझो, जितना पतला आपका स्ट्रॉ होगा देखो, उतनी क्या होगी? आपकी हाइट ज्यादा होगी। और जितना आपका रेडियस ज्यादा होगा, देखो उतनी आपकी हाइट क्या होगी? कम होगी, है ना? उसी तरीके से ध्यान से देखो तो आपका एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। आप खुद सोचो, अगर आपके लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है मतलब वो भारी है, तो अगर आपका लिक्विड भारी होगा तो डेफिनेटली उसकी हाइट कम होगी, वो ज्यादा ऊपर थोड़ी चढ़ पाएगा। अगर आपका लिक्विड हल्का है तो वो ज्यादा ऊपर चढ़ पाएगा, है ना? और तीसरा फैक्टर देखो, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। अगर आपका जी ज्यादा है, जी का मतलब है अर्थ किस फोर्स से खींच रहा है, तो अगर आपका अर्थ नीचे ज्यादा फोर्स से खींचेगा तो फिर पानी ऊपर कम चढ़ेगा। अगर मान लो अर्थ कम फोर्स से खींचेगा तो पानी ऊपर ज्यादा खींचेगा। तो ये तुम्हें याद रखना है। होगा गर्वित होगा, मैं उस पर भी आ रहा हूं बेटा, है ना? तो ये इस फॉर्मूले को तुम कंसेप्ट से समझो। जितना सरफेस टेंशन होगा, मतलब पाइप के मॉलिक्यूल या स्ट्रॉ के मॉलिक्यूल उस फ्लूइड को ज्यादा ऊपर खींचेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे। अगर आपका थीटा 0 हो जाता है तो कॉस 0 होगा 1, तब हाइट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। और एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है। ठीक है, तो ये तो तब की बात है। देख मेघना, रेडियस ज्यादा होने पे क्या होगा देख तू खुद सोच। जैसे मान ले कि एक पाइप तेरा इतना चौड़ा है, एक पाइप तेरा पतला है। अगर मान ले कि मुझे दोनों पाइप में, देख अगर मान ले कि नीचे वाले पाइप में अगर एच हाइट तक फ्लूइड जाए और इस पाइप में एच हाइट तक फ्लूइड जाए, तो तू खुद मुझे बता दोनों में किस में मास ज्यादा होगा? डेफिनेटली इसमें मास ज्यादा होगा। तो अगर तुम्हारा पाइप चौड़ा है तो फिर अंदर ज्यादा मास ऊपर चढ़ेगा, तो फिर ज्यादा हाइट तक नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स तो उतना ही लगेगा, तो ज्यादा हाइट तक नहीं चढ़ पाएगा। जितना ज्यादा रेडियस होगा मतलब अंदर उतना ज्यादा मास ऊपर चढ़ेगा। तो यार सरफेस टेंशन का फोर्स इतना थोड़ी होता है कि पाइप में पानी को ही ऊपर चढ़ा दे। लेकिन अगर तेरा स्ट्रॉ पतला है तो मतलब अंदर बहुत कम पानी में आएगा, तो पानी ऊपर ज्यादा ऊपर तक चढ़ सकता है। ठीक है, और देखो अब जो तीसरा केस, मान लो कि आपका थीटा ग्रेटर देन 90 है, मतलब
आपका जो कोहेसिव फोर्स है वो आपका एडहेसिव से स्ट्रॉन्गर है, तो उस केस में क्या होता है, देखो उस केस में आपका जो फ्लूइड है वो ऊपर नहीं चढ़ता है। ध्यान से देखो, आपका जो फ्लूइड है वो ऊपर चढ़ने की बजाय और जैसे डिप्रेस हो जाता है, मतलब इस तरीके से नीचे हो जाता है। देखो, और ध्यान से देखो, इस केस में आपका मेनिस्कस ऐसा है और इस केस में आपका मेनिस्कस है वो ऐसा है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पे जो आपका कॉन्टैक्ट एंगल है वो इस तरीके से है। तो थीटा ग्रेटर देन 90। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ ये हाइट कितनी होगी, तो हाइट का आपको वही फॉर्मूला यूज करना है, 2s cos थीटा अपॉन r रो जी। लेकिन याद रखना, अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 है तो आपका ऐसा जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ डिप्रेस हो जाएगा। अगर आपका थीटा लेस देन 90 है तो आपका जो फ्लूइड है वो इस तरीके से ऊपर चढ़ जाएगा। ये लिख लो अपनी कॉपी में, दो डायग्राम बना लो। और शेप भी कैसा होगा, एक केस में ऐसा होगा, नीचे वाले केस में आपका शेप ऐसा हो जाएगा। क्योंकि दूसरे केस में क्या होगा, आपके जो एटम्स हैं उनके बीच का फोर्स ज्यादा है तो वो सिकुड़ जाएंगे, तो वो सिकुड़ के कहा आ जाते हैं, इस तरीके से नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि आपका जो स्ट्रॉ है वो कम फोर्स लगा रहा है, एटम्स के बीच का फोर्स ज्यादा है तो वो सिकुड़ के ऐसे नीचे आ जाते हैं। लेकिन पहले केस में क्या है, आपके जो स्ट्रॉ है उसका फोर्स ज्यादा है तो आपके जो एटम्स है वो इस तरीके से स्ट्रॉ की तरफ ऊपर भाग जाते हैं। तो ये आपके दोनों डायग्राम तुम्हें याद रखने हैं। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ कोहेसिव फोर्स है वो एडहेसिव से स्ट्रॉन्गर है, तो दूसरा केस होगा। अगर आपका एडहेसिव कोहेसिव से स्ट्रॉन्गर है तो आपका पहला केस होगा। और फॉर्मूला क्या होगा, 2s cos थीटा अपॉन r रो जी। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि इन टॉपिक से जनरली आपके कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है कि थीटा कब, थीटा 90 से कम होगा तो क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, एच का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले में सारे वेरिएबल कौन से हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, तो ये सब तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। लिखो अपनी कॉपी में, एक्सेस प्रेशर, excess pressure inside a drop, excess pressure inside a drop। तो सपोज करो कि हमारे पास कोई एक ड्रॉप है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, ड्रॉप का मतलब है कि इसके अंदर आपका फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो ये कोई ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपका फ्लूइड भरा हुआ है। आपको इसका जो रेडियस है वो r दे रखा है, और यहां पे जो सरफेस टेंशन है, मान लो इस ड्रॉप के अंदर जो फ्लूइड है उसका जो सरफेस टेंशन है वो आपको एस दे रखा है। और मान लो इस ड्रॉप के बाहर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, पी नॉट। और मान लो कि इस ड्रॉप के अंदर प्रेशर कितना है, पी। लेकिन याद रखना, इस ड्रॉप के अंदर कोई भी पॉइंट लो, वहां पे आपका प्रेशर कितना होगा, पी। चाहे आप कहीं पे भी पॉइंट ले लो, क्योंकि ड्रॉप के अंदर आपका सब जगह प्रेशर सेम होगा, क्योंकि आपकी ड्रॉप स्टेशनरी है। ड्रॉप स्टेशनरी है मतलब सब जगह आपका फ्लूइड अपनी जगह फिक्स है, तो मतलब सब जगह आपका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि अगर एक जगह हाई प्रेशर होता है, एक जगह लो प्रेशर होता है, तो आपका फ्लूइड कहां से कहां जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। लेकिन इस ड्रॉप के अंदर तो लिक्विड मूव कर ही नहीं रहा, सब लिक्विड स्टेशनरी है, तो मतलब सब जगह प्रेशर कितना है, सेम है। तो मुझे ये पता करना है, क्या पता करना है मुझे, मुझे ये पता करना है कि अंदर पी की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखो। तो हम क्या करते हैं, इस ड्रॉप को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान लो कि इस ड्रॉप को मैंने ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर। तो देखो अब मैं एक हेमिस्फीयर को एक अलग से बनाता हूं, तो इधर वाले हेमिस्फीयर को मैं अलग से बना रहा हूं। इमेजनरी है ना, मैंने बीच में काटा नहीं है, इमेजनरी है, मैंने बीच में से इस तरीके से कट किया। अब तुम ध्यान से देखना, अगर आपका ये पूरा ड्रॉप स्टेशनरी है तो ड्रॉप का जो आधा हिस्सा होगा वो भी क्या होगा, स्टेशनरी होगा। तो अगर पूरा ड्रॉप स्टेशनरी है तो जो आधा ड्रॉप है वो भी स्टेशनरी है,
और कोई भी चीज स्टेशनरी है मतलब उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो अब तुम देखना कि इस हेमिस्फीयर पे कितने फोर्स लग रहे हैं, अब तुम समझना। तो देखो, अंदर आपका प्रेशर P था और ड्रॉप का रेडियस कितना है, ड्रॉप का रेडियस है R। तो ये प्रेशर क्या करेगा, इस तरफ क्या लगाएगा, आपका फोर्स लगाएगा। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो अंदर आपका प्रेशर P है और ये वाला एरिया होगा कितना, रेडियस R है तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या आ जाएगा, कितना प्रेशर है P, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया। अब याद है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो यहां पे आपका ये जो लेंथ है, आप मुझे बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, क्योंकि सरफेस टेंशन का फोर्स कहां पे लगता है, फ्री सरफेस पे। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो उधर वाला हेमिस्फीयर इस वाले हेमिस्फीयर को कहां टच कर रहा है, खाली ऊपर टच कर रहा है यहां पे। तो रेडियस R है तो ये लेंथ कितनी है, 2 पाई R। तो इधर की तरफ क्या फोर्स लगेगा, S इंटू 2 पाई R। क्योंकि इधर वाले हेमिस्फीयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इधर आपका प्रेशर कितना है, P नॉट। तो ये P नॉट इस एरिया पे कितना धक्का मारेगा, तो P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आपका प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। तो इधर वाला प्रेशर उधर धक्का मारेगा, इधर वाला प्रेशर उधर धक्का मारेगा। तो उधर की तरफ कितना फोर्स है, P इंटू पाई आर स्क्वायर। ये वाला प्रेशर कितना फोर्स लगाएगा, P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। और सरफेस टेंशन का कितना फोर्स है, S इंटू 2 पाई आर। लेकिन ये तो स्टेशनरी है, स्टेशनरी है मतलब जितना फोर्स उधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा। तो आपको इन दोनों को बराबर करना है। देखो कितना आएगा, P इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस S इंटू 2 पाई आर। तो पाई 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 गया, आर 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 गया। तो आपका P कितना आ जाएगा, P नॉट प्लस 2S अपॉन R। तो लिख लो अपनी कॉपी में, टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप। एक ड्रॉप के अंदर आपका प्रेशर कितना होता है, तो कितना प्रेशर होता है, P नॉट मतलब बाहर कितना है, प्लस 2S अपॉन R। S मतलब सरफेस टेंशन, R मतलब रेडियस। अब एक बात तो पक्की है कि तुम्हें इसमें डाउट पक्का होगा। अब तुम्हारे जो डाउट है तुम एक एक करके क्लियर कर सकते हो। एक बार इस डेरिवेशन को लिख लो, फिर अपन डाउट पे आते हैं। लिख लो इसको। डाउट तो होगा पक्का तुम्हें, कि डाउट नहीं है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। एक तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। और सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। एक बार वापस, मैं पूरा वापस करा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं पूरा वापस करा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, तो सपोज करो कि मेरे पास एक ड्रॉप है और ये ड्रॉप स्टेबल है, मतलब कहीं पे ये ड्रॉप पड़ी हुई है। तो ये ड्रॉप आपकी इक्विलिब्रियम में। तो कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में होती है मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होता है, 0। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक डब्बा पड़ा हुआ है, तो अगर डब्बा पड़ा हुआ है तो आधा डब्बा भी तो पड़ा हुआ है। तो अगर इस पूरे डब्बे पे फोर्स 0 है तो आधे पे भी तो फोर्स 0 है, क्योंकि वो भी तो पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इस ड्रॉप को बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड किया और इधर वाले पार्ट पे नेट फोर्स कितना लगा है कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो कैसे कैलकुलेट किया, आप इस ड्रॉप को वापस बनाओ और बीच में से डिवाइड किया, तो मतलब ये हेमिस्फीयर है, तो इस तरीके से। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर आपका फ्लूइड भरा हुआ है। ड्रॉप है तो ड्रॉप अंदर से भरी होती है। इधर आपका प्रेशर P है और ये रेडियस R है। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो ये वाला प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर मतलब प्रेस करना मतलब धक्का मारना। तो ये उधर किस फोर्स से धक्का मारेगा, P इंटू पाई आर स्क्वायर। इधर आपका प्रेशर कितना है, P नॉट। तो ये P नॉट इस एरिया पे क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगाएगा, P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद है जब मैंने सरफेस टेंशन चालू कराया था, तो सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके इस तरीके से एटम्स जमे होते हैं, तो एटम के पास मान लो एटम्स जमे हुए हैं, तो इन एटम के बीच में कितना फोर्स होता है, S इंटू एल। तो यहां पे आपके एटम्स जमे हुए, तो ये कितनी लेंथ है, 2 पाई आर। तो इधर की तरफ कितना फोर्स आएगा, S इंटू 2 पाई आर। क्योंकि इधर वाले जो एटम्स हैं वो इधर वाले एटम्स को अपनी तरफ खींचेंगे,
तो s इंटू 2πr, तो मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, तो p इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस s इंटू 2πr। पाए 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 गया, आर 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 गया, तो p कितना आया, p नॉट प्लस 2s पाई आर। लिख लो। अब कई लोग, मुझे पता है एक डाउट कई बच्चों को आता है कि सर यार इधर तो सर रेडियस आर है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो चलो समझ में आ गया हमें कि आपने p इंटू पाई आर स्क्वायर किया, पर आपने ये p नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर क्यों किया? तो देखो तुम समझना, याद है मैंने तुम्हें जब फ्लूइड चालू कराया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि आपका जो फोर्स है वो हमेशा कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू द बॉडी लगता है। तो होगा क्या, कहीं पे भी फोर्स लगाओगे ना तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, एक वर्टिकल, तो होगा क्या, वर्टिकल वर्टिकल तो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये फोर्स इधर लगेगा तो इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल वर्टिकल तो कैंसिल हो गए, सबके कौन से बच गए, हॉरिजॉन्टल, तो इन सबको ऐड करोगे तो आपका ये आएगा पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। लिख लो इसको, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। तो नेक्स्ट क्लास अपनी फ्लूइड की लास्ट क्लास है, और नेक्स्ट क्लास में मैं थर्मल एक्सपांशन चालू कर दूंगा, ठीक है? तो अब एक ये फॉर्मूला वापस तुम समझ लो, देखो, तो P इक्वल टू पी नॉट प्लस 2s अपॉन आर। तो ये P का मतलब होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट का मतलब है कि आपके ड्रॉप के अंदर प्रेशर है कितना, P नॉट का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? और P माइनस पी नॉट कितना हो जाएगा, 2s अपॉन आर। ये जो P माइनस पी नॉट होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर का मतलब है कि अंदर वाले प्रेशर और बाहर वाले प्रेशर में कितना डिफरेंस है। और ये जो 2s अपॉन आर है ना, इसको कई लोग बोलते हैं गॉज प्रेशर भी बोलते हैं। तो आप इसको एक्सेस प्रेशर भी बोल सकते हो और गोज प्रेशर भी बोल सकते हो। गोज प्रेशर का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैल्यू कितनी ज्यादा है, तो 2s अपॉन आर। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास अपनी किसके ऊपर है, तो नेक्स्ट क्लास में एक तो टर्मिनल वेलोसिटी में तुम्हें कराऊंगा, और एक मैं आपको कराऊंगा एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए बबल, और अपन चालू करेंगे थर्मल एक्सपांशन, ठीक है? और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। रिकॉर्डिंग मैं परसों वाली क्लास में, आज वाली क्लास की तुम्हें आज साथ में भेजूंगा। एक्चुअली बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग थी, 300 MB की, तुम्हें भेज नहीं पाया, तो कंप्रेस करके मैं तुम्हें दोनों भेज दूंगा आज, ठीक है? और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके।